हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। आज का हमारा आर्टिकल होने वाला है आर्टिकल नंबर 31। इससे पहले हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था और मैंने आपको रीज़न बता दिया था क्यों हम आर्टिकल 31 को बाद में पढ़ेंगे। देखिए, शुरुआत में जब हमारा जो संविधान है उसको लागू किया गया था तो उस टाइम पर जो आर्टिकल 31 था वो एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, जिसमें बाद में उसको चेंज कर दिया था। यहाँ पर आर्टिकल 31 में उस टाइम पर बात की गई थी राइट टू प्रॉपर्टी की, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी। लेकिन बाद में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आर्टिकल 31 का पार्ट ना करके बल्कि इसको पार्ट 12 300A आर्टिकल में इसको डाल दिया था, ठीक है, वहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया था। और इससे पहले हम आर्टिकल 31 को पढ़े, हम पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि इस आर्टिकल को लाने के लिए और फिर बाद में इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट के हमने किए उसको करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी शुरू होती है, अगर हम बात करें इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो ज़मींदारी सिस्टम से। आप सबको पता है कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स थे उनका रूल था। अब ब्रिटिशर्स की जो भी चापलूसी करता था वो उसको बहुत सारी जो ज़मीन है वो दे दिया करते थे। आगे चल के वही लोग बड़े बड़े ज़मींदार बन जाया करते थे और वो उस ज़मीन को जो उन्हें अंग्रेज़ों के थ्रू मिलती थी उसको छोटे छोटे जो पीजेंट्स होते थे उनको दे दिया करते थे और उनसे वहाँ पर खेती करवाते थे। और जो भी वहाँ से वसूल होता था उसको टैक्स की फॉर्म में वो उनसे ले लिया करते थे। कुछ कमीशन अपने पास रखते थे और कुछ जो कमीशन था वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता था। तो इस तरह से जो एक मालिकाना हक है उस ज़मीन पे वो किसका हो जाता था, वो हो जाता था ज़मींदार का। अब यहाँ पर ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन जब देश को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया, संविधान लागू हुआ, तो वहाँ पर तो सबने ये कहा कि भाई सबको बराबर का समान अधिकार मिलेगा, ठीक है। और देश की डेवलपमेंट के लिए लोगों को बराबर एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए अब जो ये बड़े बड़े ज़मींदार थे इस ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो आर्टिकल 31 है उसको संविधान बनाते टाइम जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो ये लॉ है, ठीक है ना, ये राइट है ये डाल दिया। अब हुआ क्या, जिस भी ज़मींदार से उसकी ज़मीन लेना चाहे वो यहाँ पर ये बोल दे कि आर्टिकल 31 के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी उसका अधिकार है, तो वो अपनी जो ज़मीन है वो किसी को नहीं दे सकता। और अगर उससे आप ज़बरदस्ती लोगे तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अब इन चीज़ों ने तो बड़ी दिक्कत कर दी, ठीक है। तो इसी के चलते हम आर्टिकल 31 को पढ़ेंगे। आपको ये पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये समझ आ गया होगा कि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है इस एक्ट को चेंज करने की, इस राइट को बदलने की क्या ज़रूरत थी। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इसको बदलने की हमें, इसमें जो रिफॉर्म्स करने थे, इसमें जो अमेंडमेंट की गई वो क्यों की गई, क्योंकि इस तरह से जो ज़मींदार है वो अपनी ज़मीनें ना दे। जब तक वो अपनी ज़मीन नहीं देंगे तो सबसे ज़्यादा तो बस उन्हीं के पास ज़मीन नहीं है, जो छोटे पीजेंट उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। जो सरकार के बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रुक गए, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए बनाने के लिए, उसके लिए भी लैंड चाहिए, लैंड कहीं से मिल नहीं पा रही है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 31 जो पहले फंडामेंटल राइट था उसको बाद में हटा दिया गया, ओके। यहाँ पर आर्टिकल 91F की बात करें और आर्टिकल 31 की, तो यहाँ पर दोनों ही जगह प्रॉपर्टी की बात कही गई थी जब देश का जो संविधान है उसको लागू किया गया था। इसीलिए बाद में आर्टिकल 91F को भी हटा दिया गया और आर्टिकल 31 में भी जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया। जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 91F है ये क्या बोलता है, गारंटी टू द इंडियन सिटीजन अ राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, कि एक जो भारतीय नागरिक है उसको पूरा हक है किसी भी लैंड को एक्वायर करने का, होल्ड करने का, डिस्पोज ऑफ करने का, ओके। और आर्टिकल 31 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है ना। किसी भी इंसान से आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, बस किस केस को छोड़ के, बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून के दायरे में रह के आप उससे उस चीज़ को ले सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को, वरना तो नहीं ले सकते हो। तो ये था हमारा आर्टिकल 91F और आर्टिकल 31 जो अब आगे चल के सरकार के लिए बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। यहाँ पर आगे देखते हैं, वी आर एक्वायरिंग योर प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट तो ऐसे बोल रही है और ऑनर क्या कह रहा है, दिस इज माई प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ तो यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल राइट था, पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। अब बाद में क्या किया गया, पार्ट 12 और आर्टिकल 300A में इसको इंसर्ट कर दिया गया। जो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था अब उसको क्या बना दिया गया, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, ठीक है। किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को किस पार्ट में डाल दिया, पार्ट 12 में डाल दिया और आर्टिकल 300A में इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये क्या बन गया, एक लीगल राइट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। तो आप इसके लिए बात पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब इसी के चलते क्या होता है, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसमें हमारा आर्टिकल 31 जो हमारा है वो हमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। अब जब इस आर्टिकल में चेंज किया गया तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ही चेंज हो जाएगा, इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट हुई, टाइम पर हुई। यहाँ पर जो आर्टिकल 31 है उसमें हम 3 क्लॉज पढ़ेंगे, 31A,
31B एंड 31C एक साथ नहीं आएंगे। ये 31A और 31B की बात करें तो जब पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, 1950 में संविधान को लागू कर दिया था, लेकिन दिक्कतें बहुत आ रही थी, ज़मीन नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स थे वो रुक गए, जो फार्मर्स हैं है ना, जो बेचारे बहुत ही गरीब किसान थे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं ना ज़मीन है, तो क्या उगाएंगे। तो इसीलिए उसके एक साल बाद ही पहली अमेंडमेंट की जाती है 1951 में, जिसके साथ आर्टिकल 31A क्लॉज और आर्टिकल 31 क्लॉज बी को इसमें आर्टिकल 31 के अंदर जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर अमेंडमेंट होती है, फिर 7th होती है और फिर 25th होती है। 25th इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक और क्लॉज जोड़ा जाता है 31C, ठीक है। उसके बाद फिर 2 अमेंडमेंट आपकी और होती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी जो आपकी 42 अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो आर्टिकल 31A है और आर्टिकल 31B है उसे कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है ना, ऐड किया गया था। तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको 1951 में उसको आर्टिकल 31 में इंसर्ट किया गया था। अब बात करें 31 क्लॉज सी की, तो उसको किस में ऐड किया गया था, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, तो 25th अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी 1971 में आई थी, इसके थ्रू आर्टिकल 31 क्लॉज सी को ऐड किया गया था, ठीक है। अब एक एक करके हम जानते हैं इनको, उससे पहले आप ये देख लीजिए। यहाँ पर बात की गई है कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। अब इसके बाद 18 जून 1951 में पहली अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और जो राइट टू प्रॉपर्टी है इस एक्ट पर काम किया गया। आर्टिकल 31 जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इसमें सबसे पहले हम 2 क्लॉज पढ़ेंगे, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B, जो हमारी कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं, ओके। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम आर्टिकल 31 क्लॉज ए। इसमें क्या कहा गया है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स notwithstanding anything contained in आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर। अब इसमें बात कही गई है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो किसी भी ई स्टेट को क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, और जो आर्टिकल 13 है वो उसके दायरे से बाहर रहेगा। यहाँ पर अब किस चीज़ की बात की गई है, यहाँ पर जो ई स्टेट है उनकी, यहाँ पर जो ई स्टेट होता है ना, इसका मतलब होता है कोई भी जो बहुत बड़ा जो लैंड का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें 5 चीज़ों के बारे में बताया गया। सबसे पहले कहा गया आर्टिकल 31A जो क्लॉज ए लाया गया, तो उसमें क्या बताया, एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट, कि अगर स्टेट चाहती है तो वो किसी भी स्टेट को क्या कर सकती है, उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है ना, वो उसको ले सकती है अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मान के चलिए वो कहीं पर कोई कॉलेज लगाना चाहती है, कोई हॉस्पिटल सेटअप करना चाहती है, ठीक है ना, रोड्स बनाना चाहती है, और किसी का कोई खेत वगैरह आ गया वहाँ पर, तो उस चक्कर में वहाँ पर ये नहीं कहा, वो जो ज़मींदार है वो ये नहीं कहेगा कि वो अपना फील्ड नहीं देगा वहाँ पर उनको, बल्कि उसको देना पड़ेगा, ठीक है, उसको जो अपना जगह है वो देनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि अगर कहीं पर भी कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और वो सही से कोई उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है देश आज़ाद होने से पहले सब जगह किसका रूल था, अंग्रेज़ों का रूल था, और जो लोग अंग्रेज़ों के बहुत बड़े चापलूस होते थे, सारा का सारा जो पावर्स थी सब उनके पास थी। अब यहाँ पर जो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका मैनेजमेंट सही से नहीं किया जा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को भी कौन ले सकता है, उसका मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल करेगी, स्टेट कर सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन होती हैं, अगर गवर्नमेंट चाहती है, अगर स्टेट चाहती है, तो उन कॉरपोरेशन को क्या कर सकती है, एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकती है, ओके। पॉइंट है यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑन डायरेक्टर्स राइट, ठीक है। अगर जैसे हमने कहा बड़ी बड़ी कंपनीज थी पहले, ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहले कंपनीज नहीं थी, तो उसमें जो ट्रेजरर्स थे, सेक्रेटरी थी, ठीक है ना, और भी जो हाई पोस्ट पर जो लोग थे जो पहले से ही अपने आप को वहाँ पर बिल्कुल जमाए बैठे थे, अगर ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो उनको उनकी पोस्ट से हटा भी सकती है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ माइनिंग लीज। पहले ये था जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, जब तो उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अगर बाद में कोई भी माइनिंग वगैरह है, तो जो पहले हो सकता है कोई इंसान चला रहा हो उसे, है ना, लेकिन अब जो ऐसी प्रॉपर्टी थी वो किसके अंडर आ गई थी, अब वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। कोई भी वहाँ पर ये नहीं है कि अच्छा ये मेरी खदान है, ठीक है ना, ये मेरी माइनिंग वगैरह है, तो यहाँ पर मैं अलग से खुद कोयला खोदूंगा, ठीक है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कंक्लूड नहीं होगा, वो किसके अंडर आ जाएगी, अब गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ठीक है, ये कही गई गवर्नमेंट के थ्रू आर्टिकल 31A में, ओके। उसके बाद कहा गया कि ये जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं, अगर इससे किसी का आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 जो उसका फंडामेंटल राइट है, अगर वो है
तो उस केस में उसको वायलेट होने दिया जाएगा। ये कोई भी काम उस वजह से नहीं रुकेगा, ये कहकर नहीं रुकेगा कि यहाँ पर उसका आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 उसका वायलेट हो रहा है, और ना वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस केस में उसकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी की आप ज़मीन वगैरह ले रहे हो किसी भी काम के लिए, तो उसको प्रॉपर जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे फ्री में ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो सीलिंग है उसको डिसाइड कर दिया था कि मान के चलिए किसी के पास ऐसा बोल दिया, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो यहाँ ये बोल दिया कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो ज़मींदार है उसके पास केवल जो 500 एकड़ जो ज़मीन है सिर्फ वही रहेगी, अगर उससे ज़्यादा ज़मीन है तो उसको वो देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसके 500 एकड़ जो ज़मीन है अगर उससे ज़्यादा वाले लिए जो उसके पास एक्स्ट्रा है, तो फिर तो गवर्नमेंट को कोई उसे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी 500 एकड़ में से ही आपने उसकी ज़मीन ली है, आपको ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि भाई यहाँ से तो हमारा ना कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो उस ज़मीन के बिना होगा ही नहीं, तो उस के लिए जो गवर्नमेंट है उसको उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 31 क्लॉज ए पे हमने क्या पढ़ा कि ये जो जितने भी काम बताए हैं स्टेट ने कि हम ये काम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 31 क्लॉज ए, तो यहाँ पर भले ही किसी का आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा हो चाहे आर्टिकल 19, क्योंकि ये दोनों ही फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने बोल दिया, जो स्टेट ने बोल दिया, अपने उनके काम वो करके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 31 क्लॉज बी, इसमें क्या कहा गया है। 31 क्लॉज बी में क्या बात कही गई है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब कौन से एक्ट और कौन से रेगुलेशन की बात करिए, किन की वैलिडिटी की बात की गई है। जैसे कि इसमें कहा है कि 31 क्लॉज बी में क्या कहा गया है कि 9th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, 9th शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट लाया जाएगा तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉ की फॉर्मेशन करना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बना दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना। और जुडिशरी का क्या काम होता है कि जो भी इन लॉ को वायलेट करेगा, ठीक है ना, नहीं मानेगा, उनको पनिश करना। और साथ में ये चेक करना कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलत है ना, या फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस तरह से उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू करना, कि उसको चेक करना कि वो सही से बनाया ही नहीं बनाया। तो यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि 31B के अंडर ये बोला गया कि जो 31B है उसमें 9th शेड्यूल को लाया गया। ठीक है, 31 क्लॉज बी के अंडर 9th शेड्यूल को लाया गया, और ये कहा गया कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट या जो भी लॉ बनाया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। अब यहाँ पर ज़्यादा पावर किसके हाथ में पहुँच गई, ज़्यादा पावर पहुँच गई लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के पास, गवर्नमेंट के पास पहुँच गई। जुडिशरी का तो यहाँ पर रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, और ये कहा गया कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ या जो भी एक्ट पास किया जा रहा है, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा भी रहा है तो तब भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का जो फंडामेंटल राइट है वॉयलेट हो रहा है तो यहाँ पर फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो ना, उस चीज़ के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो ऐसा कहा गया 31 क्लॉज बी में कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट रखा जाएगा या जो भी लॉ बनेगी वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। तो पूरी तरह से जुडिशरी की पावर तो खत्म हो गई यहाँ पर। अब 9th शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें रखी गई, जैसे कि लैंड रिफॉर्म एक्ट्स। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज़रूरी तो यही था, लैंड से जुड़ी बातें चल रही थी कि अगर लैंड में कोई भी रिफॉर्म किया जाएगा, है ना, तो वो 9th शेड्यूल में आएगा। डेवलपमेंटल लॉज, अब ये 9th शेड्यूल क्यों बनाया गया, इस तरह की जो बात है वो क्यों कही गई, तो गवर्नमेंट ने तो ये सोच के कही ना कि मान के चलिए भाई हमें ज़मीन की ज़रूरत है किसी के, अब हमने जाके उसकी ज़मीन ले ली, अब वो तो यहाँ बोल देगा कि भाई ये तो मेरा राइट है, मेरे फंडामेंटल राइट के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, मेरी नहीं मान रहे हो, है ना। तो यहाँ इसीलिए सरकार को देश में उस टाइम पे बहुत सारी डेवलपमेंट करनी थी, बेटर प्रोजेक्ट्स लेकर आने थे, देश के हालात सुधारने थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जो फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं तो वायलेट हो गई, तो ठीक है ऐसा कुछ बना देते हैं कि अगर हम इस दायरे में रह के काम करेंगे तो चाहे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो या ना हो, उस केस में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो काम तो होके रहेगा। तीसरा, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, है ना। अगर ये नहीं, इस तरह का जो शेड्यूल अगर नहीं बनता तो जमींदारी सिस्टम बिल्कुल चलता रहता। अब हुआ क्या, इसके चलते 9th शेड्यूल बनाया तो इसलिए गया था कि जिससे कि हम अच्छे लॉज के अंदर डाल सकें, है ना, उनके बीच में कोई ना आए, इसलिए जुडिशियल रिव्यू को ही बाहर कर दिया। लेकिन होता है ना कि काम सोचते क्या करने के लिए और लोग फिर उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। अब यहाँ पर 9th शेड्यूल में बेसिकली इसको बनाया तो इसलिए गया था कि जिससे कि जो लैंड से जुड़े हुए रिफॉर्म्स हैं वो कर सके, ठीक है ना, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना सके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे वो भी इसके अंदर डालने शुरू कर दिए, वो भी इसके अंदर इंसर्ट करने शुरू कर दिए, ये सोच के कि कोई अगर कुछ कहेगा तो है नहीं, क्योंकि 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, तो कोई चेक करके तो बताने वाला है नहीं कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
इसके चलते आगे रिजर्वेशन को भी इसमें डाल दिया। अब रिजर्वेशन को भी इसमें इंसर्ट कर दिया, जबकि इसके लिए तो ये 9 शेड्यूल नहीं बनाया गया था। तो इसीलिए 2000 अब यहाँ पर 207 में यहाँ पर 2007 में एक केस आता है IR सियोल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और यहाँ पर जो केशवानंदी भारती केस है, हम सबको पता है वो कब आया था, 1973 में आया था। तो इसी को बेसिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो 9 शेड्यूल है, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को रखा जाएगा अगर वो किसी का आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए आप जुडिशियल रिव्यू को हटा नहीं सकते हो। जुडिशियल रिव्यू होगा, जो भी 9 शेड्यूल के अंदर जो भी अब आगे लॉ या एक्ट लाए जाएंगे उसका जुडिशियल रिव्यू के अंडर वो आएगा, जिससे कि हम पता लगा सके कि किसी का आर्टिकल 14, 15, 19, 21 वायलेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपको इतना समझ आ गया होगा। आर्टिकल 31B में जो पहले कहा गया था कि 9 शेड्यूल में कुछ भी अगर लॉ या एक्ट आएगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा, जुडिशरी उसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई चेक नहीं करेगी वो उसको। लेकिन बाद में 2007 में जब ये 9 शेड्यूल के अंदर उसको सही तरीके से यूज़ ना करके बल्कि उसमें रिजर्वेशन को भी डाल दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी उसमें इंसर्ट करते चले गए और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर लॉ के, है ना, एक्ट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए फिर ये जो स्टेप है ये कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा, जिसमें उसने साफ साफ बोल दिया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, तो इसलिए आप उसको मना नहीं कर सकते हो करने से। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू अब इसके अंदर कवर होगा और कोई भी अगर 9 शेड्यूल में कोई एक्ट आएगा तो उसका क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा अगर वो आर्टिकल 14, 19, 21 को वायलेट कर रहा है तो। ठीक है, तो ये कहा, किसने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 31 क्लॉज सी की। आर्टिकल 31 क्लॉज सी में क्या कहा गया है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें बात कही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर हम आर्टिकल 31C में 2 प्रोविजन पढ़ेंगे। पहला प्रोविजन क्या है इसके अंदर कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ बनाता है, ठीक है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी, अब वो अगर किसी के आर्टिकल 14 या 19 को वायलेट भी करता है तब भी इस लॉ को बनने से नहीं रोका जाएगा। ओके, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये क्या है, ये पार्ट 4 में आते हैं और ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं। ओके, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है बल्कि ये क्या है, हमारे DPSP हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C है क्या, जो ये आर्टिकल 14 और 19 को भी क्या कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। कि मतलब आर्टिकल 14 और 19 को भी इनके सामने नेगलेक्ट किया जा रहा है कि किसी का आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 अगर वायलेट होता भी है उसके बाद भी आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 क्लॉज सी इनका काम नहीं रुकेगा। ठीक है ना, अगर इनके लिए कोई भी लॉ बनाए जाते हैं तो भले किसी का आर्टिकल 14 वायलेट हो चाहे 19 हो, उसके बाद भी ये आगे रहेंगे। ठीक है ना, इनके अंदर जो भी लॉ बनेगा वो फॉलो किया ही किया जाएगा। आर्टिकल 39 क्लॉज बी में क्या बताया गया है, द ऑनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड्स। इसमें कहा गया है कि जो मटीरियल रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, जो भी मटीरियल रिसोर्सेज हैं वो कम्युनिटी में क्या होंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है ना, एक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी जिससे कि हर इंसान को पूरा हक है। भाई हमारे देश में रह रहा है, उसे ऐसा तो है नहीं सिर्फ बोलने के लिए हमने अधिकार दे दिए, बल्कि देश की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो भी रिसोर्सेज है उस पर भी उसका बराबर का अधिकार है। तो इसीलिए उसकी ऑनरशिप हो चाहे कंट्रोल हो मटीरियल रिसोर्सेज का, जो कोई भी कम्युनिटी का कोई भी इंसान है उसका बराबर का हक रहेगा वहाँ पर। तो ये बात कही है आर्टिकल 39 क्लॉज बी में, तो इसीलिए तो ये DPSP है। आर्टिकल 39 क्लॉज सी में क्या कहा गया, ये जो दूसरा वाला पार्ट था इसमें क्या कहा गया, द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिट्रीमेंट। कि यहाँ पर कहा गया है कि जो भी वेल्थ होती है या जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी पूरी तरह से क्या चलेगा, पूरी तरह से इक्वल ही चलेगा। यहाँ पर किसी के पास भी ऐसा नहीं है, किसी के पास तो बहुत सारी वेल्थ जुड़ी रखी है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो उसकी वेल्थ को देखते हुए ही क्या होगा, उस पर जो टैक्स वगैरह है वो लगाए जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कमा रहा है 100 रुपये, ठीक है, और कोई कमा रहा है 1000 रुपये, दोनों पे आप सेम टैक्स कैसे लगा दोगे। टैक्स लगा दे कि भाई डेली का आपको 100 रुपये टैक्स देना है या साल का आपको इतना 10,000 टैक्स देना है। अब भाई 100 रुपये कमाने वाले की तो इनकम ही नहीं है इतनी, 1000 वाला तो दे देगा लेकिन 100 रुपये वाला तो नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए उसकी वेल्थ को देखते हुए उसी हिसाब से यहाँ पर जो टैक्स वगैरह है उसको रखा गया कि अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अब लोग क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर ज़्यादा टैक्स क्यों लग रहा है, इसके ऊपर तो कम लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि उनकी वेल्थ को देखते हुए,
ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि उनका जो आर्टिकल 14 है, जो आर्टिकल 19 है, वो क्या हो रहा है, वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करते हो तो टैक्स से बराबर कर लो। तो इसलिए यहाँ पर उनको लगेगा कि उनका आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पहले ही ऐसा बोल दिया कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी, अगर किसी का आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट भी करता है, उसके बाद भी इनके अंडर जो भी लॉ बनेंगे वो सबको मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटी को ज़रूरत है अभी ऐसी। पूरी सोसाइटी में ऐसा तो नहीं है ना कि सब जो लोग हैं उनकी इनकम बराबर है, सबके पास वेल्थ इक्वल है, सबके पास रिसोर्सेज इक्वल है। जब अगर सोसाइटी में पहले से सब कुछ इक्वल नहीं है तो आप उनसे डिमांड भी इक्वल कैसे कर सकते हो, ठीक है। या तो सब कोई अपनी जितनी प्रॉपर्टी है सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले से, उसके बाद ठीक है फिर सबके साथ सब कुछ बराबर का होगा। लेकिन जब आप अपनी प्रॉपर्टी देने को किसी को तैयार नहीं हो, उसे शेयर करने के लिए किसी के साथ तैयार नहीं हो, तो फिर तो ये टैक्स भी फिर उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा अपनी वेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये दोनों, ये आपका पहला प्रोविजन था। आपका पहला प्रोविजन आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 31 क्लॉज सी में पहला प्रोविजन क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी के अंदर जो भी लॉ बनाए जाएंगे, अगर वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायलेट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको फॉलो किया जाएगा। ये दोनों मैंने आपको बता दिए कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या होता है और आर्टिकल 39 क्लॉज सी क्या होता है। अब इसका दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है, नो जुडिशियल रिव्यू। पहली बात तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इसके अंदर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। आर्टिकल 31 क्लॉज सी में जो हमने देखा, जो लॉ बनाए गए हैं उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का जो साइन है वो बहुत मैटर करता है, उसके बाद ही वो लॉ बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा ना कि लॉ बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 39 भी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनके अंदर लॉ बन सकते हैं, तो वो लॉ कब पूरी तरह से लागू होंगे, जब से प्रेसिडेंट साइन कर देगा। आर्टिकल 31 क्लॉज सी को कब जोड़ा गया, तो यहाँ पर उसको ऐड किया गया 25th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 में आया, उसके थ्रू आर्टिकल 31 क्लॉज सी को जोड़ा गया। ये हम सेकंड प्रोविजन पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब 1973 में, आप सबको पता है, केशवानंद भारती केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आपका आर्टिकल 31 क्लॉज सी का जो ए पार्ट है, जिसपे हमने देखा क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल, ये ऊपर वाला जो हमने देखा था आर्टिकल 39 क्लॉज सी के अंडर हम कोई भी लॉ बना सकते हैं, और वो चाहे हमारे आर्टिकल 14 या 19 को अगर वायलेट भी कर रहा है तो तब भी वो लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, आपका ये पहला वाला प्रोविजन तो सही है, ठीक है, हम इसको ऐसे के मानने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही है कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा, वो चीज़ गलत है, ठीक है, वो हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर यही बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो 31 क्लॉज सी का जो ए पार्ट है और 31 क्लॉज सी का जो बी पार्ट है, उन दोनों में ये देखिए, जो आर्टिकल 31 क्लॉज सी ए है उसे तो हम मान लेंगे, ठीक है, आप लॉ बना लो डीपीएसपी के अंडर जो आर्टिकल 39 बी है। लेकिन आर्टिकल 39 सी बी में जो आपने कहा है ना कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा उसका, वो गलत है। जुडिशियल रिव्यू तो हम करके रहेंगे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को उन्होंने क्या बताया कि वो बेसिक फीचर है, ठीक है। क्या है वो? बेसिक फीचर है। यहाँ पर ये कहा कि जो लॉ है, ठीक है, कोई भी लॉ अगर बनता है, अगर वो पता चलता है कि वो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वो हनन कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको वॉइड माना जाएगा। जुडिशियल रिव्यू इसलिए करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो जुडिशियल रिव्यू वाली बात है, ये कब ऐड की जाती है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले। अब यहाँ पर जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, अब यहाँ क्या बात कही गई? यहाँ कहा गया सबसे पहले जो क्लॉज बी और जो क्लॉज सी था आर्टिकल 39 का, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, यहाँ पर आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, इसमें क्या था? इसमें कहा था कि 31 सी के अंडर सिर्फ इन दोनों को ही रखा था, पूरे डीपीएसपी को नहीं रखा था। डीपीएसपी में और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको नहीं रखा था, सिर्फ आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी के लिए ही ये बात कही गई थी, आर्टिकल 31 सी के अंडर, है ना, बाकियों को नहीं रखा। अब क्या हुआ, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें क्या बोल दिया कि यहाँ पर आर्टिकल 39 का बी और सी जो क्लॉज है, उसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि ये जो लॉ है, ठीक है ना, ये सभी पूरे पार्ट 4 पर ही लागू हो जाए। अब पार्ट 4 पर आप पूरे डीपीएसपी पर ही आप इसको लागू कर दोगे, तो ये तो अपने आप में एक बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर तो फिर लॉ ही लॉ बनने शुरू हो जाएंगे और सब जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएंगे, है ना।
चाहे अब वो आर्टिकल 14 को का हनन करे या ना करे, चाहे आर्टिकल 19 को माने ना माने, तो ये तो डीपीएसपी तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अभी तक तो बस हम 39 की बात कर रहे थे, 39 में 2 क्लॉज थे, ठीक है चलो बन रहे हैं, ये कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पूरे के पूरे डीपीएसपी को ही आप किसके अंडर ला दोगे, इसके अंडर ला दोगे, आर्टिकल 31 क्लॉज सी के अंडर ला दोगे, तो यहाँ पर तो फिर लगातार लॉ बनते रहेंगे और सब जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला आगे 1980 में जब मिनर्वा मील केस आया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो क्लॉज बी और जो क्लॉज सी है आर्टिकल 39 का, हम उसको रख सकते हैं आर्टिकल 31 क्लॉज सी के अंडर, हम सारे प्रिंसिपल्स को नहीं रखेंगे। ठीक है, हम सारे प्रिंसिपल्स को नहीं रखेंगे इसमें, वरना तो क्या बन रहेगा, ये तो लॉ ही बनते रहेंगे और सब जुडिशियल रिव्यू से बाहर होते जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मिनर्वा मील केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1980 में आया, उसने क्लियरली क्या बोला, सिर्फ जो क्लॉज बी और जो क्लॉज सी है आर्टिकल 39 का, सिर्फ वही किसके अंडर रहेगा, आर्टिकल 31 क्लॉज सी के अंडर रहेगा, बाकी जो जितने भी डीपीएसपी जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसके अंडर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल 31। हमारा आर्टिकल 31 जिसे मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। वीडियो आपको कैसी लगी, काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन जितना इसमें हो सकता था समझाने वाला हूँ मैंने पूरा समझा दिया है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से जाने के बाद कहीं और से इसको पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, इसलिए वीडियो अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।